नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुए एक सूचना देना चाहता हूं कि आज से मैं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की एक नई सीरीज़ की शुरुआत करूंगा। हमारी पिछली सीरीज़ जो इतिहास की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए पर्यावरण की एक नई सीरीज़ का शुरुआत करूंगा। तो पर्यावरण में प्रवेश करने से पहले इसके सिलेबस को जान लेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने इसके सिलेबस को अच्छे से एलाबोरेट नहीं किया है। हम लोग सिलेबस को सब टॉपिक में डिवाइड करके इसके सिलेबस को समझेंगे। इससे जो हम लोग भटकाव पाते हैं उस भटकाव से बचेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस है क्या। थोड़ा सा इसके इन्वायरमेंट को समझते हैं, इसके सिलेबस को समझते हैं। पर्यावरण प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके वेटेज, इसके औसतन देखें तो इसका वेटेज जो रहता है प्रत्येक प्रीलिम्स और मेंस में 8 से 10% का रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जीएस पेपर 3 में मेंस के सिलेबस को देखें तो इसका संबंध कृषि, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और आपदा प्रबंधन से भी है, क्योंकि इन्वायरमेंट का प्रभाव इन सब चीज़ों पर पड़ता है। तो ये देख लीजिए ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इसके अलावा हम लोग जो इस सिलेबस का चर्चा करेंगे या पूरे सिलेबस में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आप लोग करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन से अपडेट रहेंगे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा है कि आप करंट से अपडेट होते रहेंगे। ये पूरी तरह इस पर रिलायबल मत कीजिएगा। मैं ऐसा पढ़ाऊँगा जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेगी और आप लोग मैगजीन और न्यूज़पेपर से चीज़ों को निकाल पाएंगे। आप लोग एनसीईआरटी या अन्य रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हैं। और मैं क्या है ना कि मैं इस सिलेबस को बहुत छोटे छोटे वीडियो में बांट कर पढ़ाऊँगा। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं मोनोलॉग कर रहा हूँ, मतलब मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट रहते हैं तो डायलॉग होता है, जिससे क्या होता है कि आसानी से अपने स्पीड को मेंटेन किया जा सकता है। जो हम लोग क्लास लेते हैं वो 2.5 से 3 घंटे में वो लोग जितने पढ़ाएंगे, मैं उतना ही चीज़ों को 15 से 20 मिनट में पढ़ाऊँगा। हालांकि मैं उससे तुलना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन टीचर वो बहुत महान हैं, हमारे गुरु हैं। मैंने उन्हीं का हाथ देखकर, उन्हीं की उंगली देखकर चलना सीखा है, तो मैं अपनी तुलना उनसे बिल्कुल नहीं करूँगा। बट मैं क्या करूँगा कि मैं 15 टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा। 15 से 20 मिनट में जो चीज़ें मैं दे दूँगा यहाँ कंटेंट, वही चीज़ें सेम चीज़ें एक क्लास में 2.5 से 3 घंटे में होगी, क्योंकि थोड़ा वहाँ मनोरंजन भी होता है। मैं मनोरंजन प्रधान पढ़ाई के उसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, मनोरंजन में नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्या है ना कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा। आप लोग मैगजीन और न्यूज़पेपर से अपडेट होते रहिएगा, कोई रेफरेंस बुक आप लोग रेफ़र करते रहिएगा। तो आइए देखते हैं कि पहले सिलेबस को देखते हैं, इसका सिलेबस है क्या। तो हमारे प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में जनरल इशूज़ ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम प्रवृत्ति संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। यानी कि हमें सामान्य जानकारी से ही काम चल जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, सामान्य जानकारी, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विषयगत विशेषज्ञता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहला अपना है पर्यावरण पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी का मतलब होगा पृथ्वी पर जो भी सभी चीज़ें हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आती है। अगला अपना जैव विविधता, वैसी विविधता जिनका संबंध जीवन से है, जिसमें वृक्ष, पक्षी, जानवर सभी आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन, जो अभी बर्निंग इशू है, ज्वलंत मुद्दे है। इसको लेकर कई सम्मेलन होते रहते हैं। COP के संबंध में हम लोग एकदम डिटेल अध्ययन करेंगे इन सब चीज़ों को, और आप लोग मैगजीन से, न्यूज़पेपर से अपडेट होते रहिएगा। ये तो रही प्रीलिम्स की बात। ठीक है, देखिए यूपीएससी ने बस इतना ही लिख दिया है, बट इसके सब टॉपिक को डिवाइड ही नहीं किया। हम लोग उस सब टॉपिक में इंटर करके, प्रवेश करके हम लोग देखेंगे कि उसमें पढ़ना और क्या किया है। बस अपने प्रीलिम्स में इतना ही सिलेबस डाल रखा है, देख लीजिए। उसके बाद मेंस में क्या है, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका हिंदी अनुवाद हुआ संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन। अब ये इतना ही लिख दिया तो इससे हमें क्या समझ में आएगा। अब इन सब चीज़ों को बारी बारी से हम लोग इसके सब टॉपिक में डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिचय लेंगे आज कि इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है ना, ये जो परिचय है ऐसे के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, स्टेट PCS हो चाहे यूपीएससी में हो, IAS एग्ज़ाम में हो, ठीक है, कहीं भी हो, वो ऐसे से रिलेटेड हर एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं। तो ये जो हमारा जो परिचय होगा ऐसे ओरिएंटेड होगा, थोड़ा परिचय लेंगे, इंट्रोडक्शन जो भी होगा, जिसके बाद पर्यावरण विषय पर तैयारी का समझ, तो हम लोग तैयारी को समझ लेंगे कि इस तरह से हमारा रोड मैप होगा। उसके बाद भारतीय चिंतन एवं संविधान में पर्यावरण की
की क्या स्थिति है, पर्यावरण पर गांधी जी के क्या विचार हैं, उसके बाद पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग 2 दिन में ख़त्म करेंगे। और ये ऐसे की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बार बार मैं कर रहा हूँ, तो मैं 2 दिन ऐसे की दृष्टि से पढ़ाऊँगा। आप लोग सोचेंगे ये क्या पढ़ा रहा, बट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग जैव विविधता पढ़ेंगे। इसमें भी कई सब टॉपिक्स है, उसको भी मैं चर्चा करूँगा। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स होंगे। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इनके सब टॉपिक का गहराई में अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी पर्यावरण पर समझ बेहतर होगी। और पर्यावरण पर एक आम नागरिक होने के हिसाब से भी आपकी समझ होनी चाहिए कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, पर्यावरण के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो होती है जब हिसाब करती है तो सब कुछ बराबर कर देती है। प्रकृति के डिक्शनरी में ना ही विनाश है ना ही विकास है, वो संतुलित करते रहती है, तो आपको संतुलित भी कर देगी। इसलिए पर्यावरण को थोड़ा समझेंगे हम लोग और पर्यावरण पर विशेष चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी समझ बेहतर होगी एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के नागरिक होने के संबंध में। ठीक है, तो चलिए आज से चलिए पर्यावरण की शुरुआत करते हैं। और पर्यावरण में हम लोग परिचय से अपना शुरुआत करेंगे, जहाँ पर हम लोग पर्यावरण विषय पर तैयारी को समझ लिया कि कैसे कैसे तैयारी करेंगे। दूसरा है आज पढ़ेंगे भारतीय चिंतन में एवं संविधान में पर्यावरण, आज ये पढ़ेंगे। कल ये 2 टॉपिक पढ़ लेंगे, पर्यावरण नैतिकता क्या है और पर्यावरण पर गांधी जी के विचार क्या है। तो ये दोनों टॉपिक ऐसे यानी कि निबंध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको और बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पर्यावरण को। पर्यावरण संरक्षण में हमारी चिंतन परंपरा एवं संविधान में क्या प्रावधान है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। पर्यावरण के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। हम लोग पर्यावरण पर नज़र दौड़ाएं तो इसके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण एवं जैव विविधता शामिल है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण जो रही है हमारी परंपरा में रही है। कैसे जानेंगे कि ये हमारी परंपरा में रही है, तो इसकी जड़ों को तलाशे तो हम लोग इतिहास के सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी जितनी भी संस्कृतियाँ हैं नदी किनारे विकसित हुई है। जैसे कि हमारी खुद की सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, इन सभ्यताओं का सीधा सीधा संबंध जितनी भी अब ये जो लाइनें हैं इन सभ्यताओं का सीधा सीधा संबंध पर्यावरण, वन्य जीव और वन से रहा है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि शुरुआती दौर में हमने जब पढ़ा था कि शुरुआती दौर में हमारा जीवन सरल होता है, हमारी जो निकटता है यानी कि मनुष्य और प्रकृति में निकटतम का संबंध है, तो यानी मनुष्य और प्रकृति में निकट का संबंध है शुरुआती दौर में पाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग ठीक इसी के समानांतर जब हम लोग वैदिक युग में प्रवेश करते हैं तो जो भी प्रकृति शक्तियाँ होती है उनको हम लोगों ने देवताओं का स्थान दे दिया गया। इसके अलावा हम लोग अपनी मिथकीय कथाओं में भी देवी देवताओं की चर्चाएं हम लोग पाते हैं। जो भी देवी देवताओं की संरचना है शुरुआती दौर में हमने बताया कि वैदिक युग में यानी पूर्व वैदिक काल में वरुण, सूर्य, इंद्र ये प्राकृतिक शक्तियां हैं। इन लोगों को अलग अलग देवताओं का स्वरूप में स्वीकार कर लिया गया और उत्तर वैदिक काल में इन्हीं देवताओं का मानवीकरण कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग पाएंगे कि प्रकृति के जो भी तत्व हैं जो हमारे जीवन का आधार है उन तत्वों को हम लोग देवी देवताओं का स्थान दे दिया है। और ये जो इन देवी देवताओं के प्रति हमारे जो आस्था है और हमारी जो चेतना आस्था के आधार हैं और चेतना के जो ये जो देवी देवता हैं ये हमारे आस्था के आधार हो चुके हैं और ये हमारे चेतना के शिखर पर बैठे हुए हैं। ये जो भी प्रकृति के देवी देवता हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, ये चमत्कारिक शक्तियों से भरे हुए हैं और ये हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग इनके विरोध में खड़े हुए तो ये हमारा कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। तो इन प्राकृतिक शक्तियों से हमारा लाभ हानि, जीवन मरण जुड़ा हुआ है। इस कारण जो भी विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियाँ रही है, ठीक है, शक्तियाँ रही नहीं, संस्कृतियाँ रही है, प्राचीनतम संस्कृतियाँ हैं, इनसे अपना सामंजस्य बैठाने की बात करता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसी संबंध में संस्कृतियों से सामंजस्य बैठाने क्रम में आज भी हमारी भारतीय परंपरा या लोक जीवन में देखेंगे कि हम लोग प्रकृति से संबंध स्थापित करते हैं कुछ माध्यमों के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, अपनी आस्था के माध्यम से।
पर्यावरण संरक्षण हमारी परंपरा में, ये लाइन तो हमने पढ़ा, दुनिया के पुरातन संस्कृति या नदी किनारे विकसित हुई, और आज भी हमने बोला कि प्रकृति से सामंजस्य बैठाते हैं। तो आज भी हमारे यानी भारतीय लोक जीवन में प्रकृति पूजा हमें दिखाई देती है, जिसके अंदर वृक्षों की पूजा प्रमुख है। इसके अलावा हम लोग पाएंगे कि जो भी प्रकृति के जीव है देवी देवताओं के वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जैसे के रूप में विष्णु के जो वाहन के रूप में गरुड़ को हम लोग स्वीकार करते हैं, सरस्वती के वाहन के रूप में हंस के, और गणेश जी के वाहन के रूप में मूषक को स्वीकार करते हैं। तो इन प्रकृति के जीवों को देवी देवताओं के वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, और इन्हीं की गतियों के माध्यम से देवी देवताओं की भी गति होती है। ठीक है, जो भी हमारी नदी हैं और वृक्ष है, उनकी हम लोग आराधना करते हैं। जो भी वनस्पति जगत है, जीव जगत है, वायु जल अग्नि में हम लोग देवताओं का स्थान पाते हैं। जैसे हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी जी में पूजा करते हैं, नीम में, इन सब जगहों पर हम लोग देवी देवताओं का स्थान मानते हैं। गंगा को माता का नाम से हम लोग पुकारते हैं। तो इन सब चीज़ों में देवी देवताओं का स्थान दिया गया। ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं, और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है। ठीक है, एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि प्रकृति के जितनी भी चीज़ें हैं वो विष्णु से ही हैं। जैसे कि जलय विष्णु, आप लोग याद कर लीजिएगा, निबंध लिखते वक्त आसानी होगी। जलय विष्णु, थलय विष्णु, पर्वत मस्तके, ज्वालामाला, कुले विष्णु, सर्वे विष्णुमय जगत, मतलब जल में विष्णु है, थल में विष्णु है, पर्वत के मस्तक में विष्णु है, अग्नि में विष्णु है। ठीक है, तो यानी कि विष्णु सभी जगह व्याप्त हैं, यानी कि विष्णु पालनहार हैं, प्रकृति के पालनहार हैं। यानी कि पालनहार का मतलब हो गया कि विष्णु प्रकृति के माता पिता हैं। ठीक है, तो ये रहे विष्णु के संबंध में, ये पर्यावरण के संबंध में हल्का सा परिचय और लेते हैं इसके संबंध में। और भारतीय चिंतन परंपरा में और देखें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। हम अपने वेदों में देखें तो अनेक श्लोक में बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण कैसे होना चाहिए। पर्यावरण के संबंध में कई श्लोक लिखे गए हैं। एक यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष के श्लोक पर नज़र दौड़ाएं तो हम एक श्लोक में पाते हैं कि एक श्लोक का वर्णन है कि ओम धियौ शांति रंतरक्षरम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति शांति विश्वदेव शांति शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति सा माँ शांति रोधी। इसका मतलब हुआ कि विश्व में जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचे वहाँ शांति हो, पृथ्वी में, औषधि में, वनस्पति में, अंतरिक्ष में शांति हो, संपूर्ण विश्व में शांति हो, और चारों तरफ शांति हो। क्योंकि जब तक शांति नहीं होगा संतुलन नहीं आएगा। हम लोग पाते हैं कि हमारे अंदर अगर अशांति रहती है तो हम लोग असंतुलित रहते हैं, एक बढ़िया निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए जब तक पृथ्वी में, जब विश्व में शांति होगी यानी प्रकृति में शांति होगी तो प्रकृति संतुलित रहेगी, प्रकृति का संतुलन बढ़ेगा और प्रकृति विध्वंस नहीं करेगी। अगर आप देखते हैं कि प्रकृति में संतुलन होता है तो भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, पहाड़ों का खिसकना होता है, तेज आंधी, वर्षा, झंझावात, ये सब घटनाएं देखने को मिलती है। तो पृथ्वी में अगर संतुलन रहेगा तो प्रकृति हम पर विध्वंस नहीं करेगी, क्योंकि प्रकृति के डिक्शनरी में न ही विनाश है न ही विकास है, प्रकृति संतुलित करती है। इसके अलावा मत्स्य पुराण के एक श्लोक पर नज़र दौड़ाएं तो पाते हैं कि तो उन्होंने इस श्लोक में वृक्षों की महत्ता को बताई गई है। इसमें बताते हुए कहा कि 10 कूप समावापी 10 वापी समुद्र 10 हृदय समः पुत्रो 10 पुत्रो समो द्रुमः। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसे लिखने में बड़ा ही शानदार ये श्लोक है। यानी कि वापी मतलब बावड़ी होता है। इसका मतलब क्या होगा कि 10 कुएं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर होता है, 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र होता है, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। तो देखिए कि वृक्षों की कितनी महत्ता बताई गई है। और आज हम लोग वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, हम लोग रहने के लिए जंगलों की सफाई कर रहे हैं, खेती के लिए, कृषि के लिए। तो वृक्षों की महत्ता हमारी देखिए कि कितना बड़ा हमारी भारतीय चिंतन परंपरा में कितना बड़ा स्थान दिया गया है। इसके अलावा अथर्ववेद का 12वां मंडल जो है वो पृथ्वी सूक्त में, जो 12वां मंडल यानी कि अध्याय, मंडल का मतलब अध्याय होता है, वो पृथ्वी सूक्त के लिए ही समर्पित है, जहाँ पर 63 श्लोक है। उसमें बताया है कि पृथ्वी की विशेषता कैसी है, फिर कैसे पृथ्वी हमारे जीवन को धारण करती है, हमारे लिए पृथ्वी का महत्व क्या है, पृथ्वी के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। एक श्लोक में बताया गया है माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वी व्यय, मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जो हमारी माता है, हम इनके पुत्र हैं। तो देखिए कितनी माता और पुत्र में निकटता का संबंध होता है। तो इन संबंधों को दर्शाता है हमारी चिंतन परंपरा।
इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये सब चीज़ें, इन पिछला स्लाइड और इन सब चीज़ों को आधार बनाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय चिंतन और संस्कृति आरंभ से ही पर्यावरण का आराधना करते आई है, पर्यावरण संरक्षण का बहुत बड़ा समर्थक रहा है। तो ये भारतीय चिंतन परंपरा में पर्यावरण का क्या स्थान रहा है, क्या संरक्षण के तरीके बताए गए हैं, क्या उनका उद्देश्य है, नजरिया है, दृष्टिकोण है, ये हमने पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में क्या अभी वर्तमान में स्थिति है पर्यावरण के संबंध में। पर्यावरण के संबंध में हमारे संविधान में बहुत सारा उल्लेख मिलता है, बहुत सारे अनुच्छेद के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। जो हमारा संविधान होता है समय की मांग को पूरा करता है और अपनी परंपराओं को भी स्वीकारता है। हमारा जो संविधान होता है वर्तमान, अतीत, हमारी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, चिंतन परंपरा को दिखाता है, परिलक्षित करता है। जो भी संविधान है ये सब, हमारा जो संविधान है इन सब चीज़ों को परिलक्षित करता है। आइए देखते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है पर्यावरण के संबंध में। सबसे पहले हम लोग DPSP देखते हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पर नज़र दौड़ाएं तो अनुच्छेद 48 यानी 48 क में दिया गया है, राज्य, याद रखिएगा, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर 3 शब्द है, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संवर्धन, संवर्धन मतलब प्रमोशन, यानी कि जो है उसको और अधिक बढ़ाएं, संवर्धित करें, इनरिच्ड करें। इसके अलावा वन्य तथा वन्य जीवों का संरक्षण और रक्षा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैव आरक्षित से बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षण वन, कंजर्व फॉरेस्ट तथा बाघ परियोजना, टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो 48A का ये खुलासा हुआ। उसके बाद मौलिक कर्तव्य पर नज़र दौड़ाएं तो 51(क)(6) यानी 51AG में बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और इनका संवर्धन करें, यानी इसको वृद्धि करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। इसी अनुच्छेद से अहिंसा जुड़ी हुई भावना है। तो यानी कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि ये सब हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण से संबंधित क्या चीज़ें दी गई है। पर्यावरण के संबंध में मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम पाते हैं कि राज्य की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। शुरुआती दौर में यानी कि पर्यावरण संरक्षण शुरू में फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं था, यानी कि मौलिक अधिकार में शामिल नहीं था, किंतु बाद में यानी 1987 के दौरान एक सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त, ये थोड़ा कोटेशन याद रखें, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण भी व्यक्ति का मूल अधिकार है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज ऑल्सो द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार है उसका व्यापक व्याख्या के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण भी आता है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण भी आता है। और इसी कोटेशन, इसी अनुच्छेद के तहत बने अधिनियम में व्यक्ति समुदाय को अधिकार दिया गया है और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे संविधान एवं चिंतन परंपरा में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कितनी गंभीरता से बातें कही गई है। तो ये रहा आज का भारतीय परंपरा, चिंतन परंपरा में पर्यावरण संरक्षण एवं संविधान में पर्यावरण संरक्षण। आज भर के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट कल देखेंगे गांधी जी के विचार क्या है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। ठीक है, तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।